वो कहते थे जो आप स्त्रियों का आरक्षण करते हैं तो उसमें पिछड़ों के आरक्षण की सीट भी तय कर दीजिए, क्योंकि फिर वही रह जाएगा, फिर वही बड़े वही ऊंची जात की महिलाएं और सब सारे सीटों पर कब्जा हो जाएंगी, गरीब कन्हैया। विवाद तो इस पर पैदा हुआ था कि महिलाओं का आरक्षण में भी पिछड़ों का आरक्षण किया जाए। मोदी जी ने ये आरक्षण का संशोधन करके रख दिया है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं कर पाए। अब जब समय आएगा, इस प्रकार की कोई सरकार बनेगी तो करेगी। मतलब इस सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते? नहीं, इस सरकार से कोई अपेक्षा। कांग्रेस पार्टी भले जो कुछ करती रही हो, लेकिन जहां हम थे वहां ये लोग उनका उत्पीड़न करते थे। और फिर हमें विश्वास था समाजवादी व्यवस्था से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, समाज को सुखी और संतुष्ट किया जा सकता है। मुसलमान पीछे नहीं हो रहा। हमारी पार्टी में सब मुस्लिम हैं। हमारी पार्टी में अगर ये होता, देखिए जो अभी चुनाव हुए हैं, मुस्लिम जो है हमारे साथ नहीं, पीडीए के साथ एक तरह से खड़ा रहा है। राजनीति एक युद्ध का क्षेत्र है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनको अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु हैं आप ममता प्रसाद पांडे जी, नेता विरोधी दल हैं प्रतिपक्ष में। जरा बताइए कैसे आप अजात शत्रु हो पाते हैं जीवन में और राजनीति में? देखिए, राजनीति में कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति से विवाद ही हो। राजनीति में वैचारिक रूप से पक्ष विपक्ष होता है, व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं होती है। जो व्यक्ति वैचारिक रूप से परिपूर्ण नहीं होता है, वो राजनीति में विवाद पैदा करता है। विवाद रहित होना है तो आप विचारों से एक दूसरे के मतभेद पर ही विचार करें। हर विवाद क्या बातचीत से ही निपटा जा सकता है? देखिए, विवाद किस बात का, यही तो जानना चाहिए। विवाद इस बात का, जब व्यक्तिगत कोई कटुता पैदा होती है तो विवाद होता है। वैचारिक विवाद होता है अलग। वैचारिक विवाद माने हम अपने विचारों से जो हमारा जो सिद्धांत है, जैसे हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी सिद्धांतों पर चलते हैं, दूसरा उसका विरोध करता है तो वो अपनी विचारधारा से हमारी समाजवादी विचारधारा को काटने की कोशिश करता है। तो इसमें कोई विवाद नहीं होता, इसमें वैचारिक रूप से परिचर्चा होती है। तो इस तरह से अगर चले तो कोई विवाद और व्यक्तिगत कटुता पैदा न हो रहा है। पाले बदल जाते हैं बहुत जबरदस्त, एक दूसरे विरोध। पाले बदलने वाले हैं, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। उनकी वैचारिकता की परिपक्वता नहीं रहती है, इसलिए वो एक विचारधारा से दूसरे विचारधारा में आने जाते रहते हैं। वो परिपक्व राजनीतिक नहीं माने जाते। हमने प्रारंभिक जीवन में गांव के प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा, जिसमें हम लोग अपने घर से चटाई या बोरा ले जाते थे, उसी पर बैठ के पढ़ते थे। और प्राइमरी पास किया। जूनियर हाई स्कूल में भी यही स्थिति थी कि टाट पर बैठकर हम लोग पढ़े। हाई स्कूल में हमारे ज़िले में, हमारे तहसील में कोई बढ़िया स्कूल था ही नहीं, तो हमने हाई स्कूल प्राइवेट परीक्षा दी और प्राइवेट परीक्षा बहुत अच्छे नंबर आए। फिर मैं एक इंटरमीडिएट कॉलेज में देवरिया में पढ़ने चला गया। वहीं से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो। विषय मैंने हमारे विषय रहे हैं, इतिहास रहा है और नागरिक शास्त्र रहा है, अर्थशास्त्र रहा है, फिलॉसफी रही है। फिर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो वहाँ हमारा इंग्लिश विषय, हमारा इंग्लिश लिटरेचर रहा, फिलॉसफी रही है और पॉलिटिकल साइंस रहा। एमए हमने पॉलिटिकल साइंस से की। जिस दौर की राजनीति आपने की है वहाँ एक आदर्शों का बात हुआ करती थी, केवल राजनीति ही आपने क्यों ऑप्ट किया, दूसरे भी क्षेत्र? ऐसा है, मैं गांव में पैदा हुआ था। गांव में जिस तरह से लोगों का जीवन था,
मैं ये सोच के चला कि इनकी में सुधार लाने का तरीका जो राजनीति के द्वारा सत्ता में रह करके इनका कुछ किया जा सकता है, या राजनीतिक मापदंडों में रह करके इसके लिए संघर्ष करके इनमें सुधार लाया जा सकता है। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा था, बाढ़ आती थी सब समाप्त हो जाता था, लोगों की कहीं सड़क नहीं था, रास्ता नहीं था, मजबूरियां बहुत थी, पुलिस का जुर्म ज़्यादा था, जमींदारों का जुर्म ज़्यादा था। मैं उसको अपने आंखों से देखता था। शुरू से मेरे मन में इनके प्रति विद्रोह था कि इस तरह के लोगों को हमको बदलना है और इन लोगों के खिलाफ जनता को खड़ा करके हमें जनता के सुख दुख को में भाग लेकर के इनके कष्टों को निवारण करना। इसीलिए मैं प्रेरित होकर राजनीति में आया। कांग्रेस में आपको राहत और संतोष नहीं मिल पा रहा? नहीं, देखिए, कांग्रेस उस समय सरकारी दल था और कांग्रेस की विचारधारा से मेरी विचारधारा भिन्न थी। उसमें सब हम अधिकांश लोग ऐसे थे जो गरीबों के बारे में सोचते ही नहीं थे। कांग्रेस पार्टी भले जो कुछ करती रही हो, लेकिन जहां हम थे वहां ये लोग उनका उत्पीड़न करते थे। और फिर हम हमें विश्वास था समाजवादी व्यवस्था से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, समाज को सुखी और संतुष्ट किया जा सकता है। लोहिया और मुलायम सिंह यादव दोनों बीच में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, लोहिया जी की विचारधारा को मुलायम सिंह ने मूर्त रूप दिया। लोहिया जी की विचारधारा से हम लोग प्रभावित थे और लोहिया जी की जो भाषा नीति थी, अर्थनीति थी, सामाजिक बातें थी, उन सब पे हम लोग बहुत प्रभावित रहे हैं। जैसे लोहिया जी चाहते थे कि ये जो पिछड़े लोग हैं इनको जब तक ऊपर नहीं लाया जाएगा तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। वो बात आज भी सब लोग सोच रहे हैं। उन्होंने नारा दिया था, 100 सिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। आज 100 में 60 तो नहीं पा रहे हैं 100, लेकिन उसमें यह था कि महिलाओं का भी हक था। केरल में जो सरकार थी उस पर लोहिया जी ने उस पर विरोध किया। लेकिन मुलायम सिंह ने जब स्त्रियों के आरक्षण की बातचीत हुई तो उसमें विवाद खड़ा कर दिया था। ये क्या था? नहीं, आरक्षण वो स्त्रियों के अधिकार पर वो ये नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे स्त्रियों के आरक्षण में भी पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए, ये भी बात था। वो कहते थे जो आप स्त्रियों का आरक्षण करते हैं तो उसमें पिछड़ों के आरक्षण की सीट भी तय कर दीजिए, क्योंकि फिर वही रह जाएगा, फिर वही ऊंची जात की महिलाएं और सब सारे सीटों पर कब्जा हो जाएंगे, गरीब कन्हैया। विवाद तो इस पर पैदा हुआ था कि महिलाओं का आरक्षण में भी पिछड़ों का आरक्षण किया जाए, लेकिन जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया। देखिए, आज भी नहीं हो पाया क्योंकि जब सरकार ऐसी थी, सरकार उसे मानने को तैयार नहीं हुई, तो इसी को लेकर के पार्लियामेंट में विवाद हुआ। जब उनका बिल आया तो बिल का विरोध किया गया, ये कारण था। क्या भविष्य में, बहुत नजदीक भविष्य में आपको दिखाई पड़ता है कि स्त्रियों के आरक्षण पर कोई? देखिए, अब स्त्रियों के आरक्षण का तो मोदी जी ने ये आरक्षण का संशोधन करके रख दिया है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं कर पाए। उसमें भी ये बात है, आज भी बात उठती रही कि भाई उसमें पिछड़ी जातियों का जैसे और उसमें है पिछड़ी महिलाओं का आरक्षण किया जाए उसी में। नहीं लगता नहीं है, लेकिन आपको नहीं, अब जब समय आएगा इस प्रकार की कोई सरकार बनेगी तो करेगी। मतलब इस सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते? नहीं, इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं। आपकी सरकार कब बनेगी? अब देखिए, हमारी सरकार जब जनता चाहेगी तो बनेगी। कांग्रेस के साथ आपके रिश्ते? देखिए, कांग्रेस के साथ हमारी पार्टी का गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। जी जी, उस पर कोई बातचीत नहीं। अच्छा, अभी विवाद खड़ा हुआ झांसी के मेडिकल कॉलेज के बच्चों की मौत को लेकर के, उसके साथ बिजली का निजीकरण को लेकर के विवाद, बड़ा हंगामा हुआ। फिर उसी के बीच में, इसके पहले कि उस पर बातचीत खत्म हो, कि प्रधान का सस्पेंशन कर दिया गया पूरे सत्र के लिए, और सत्र पे उसके बाद खत्म हो गया। ये क्या था? एक षड्यंत्र के तौर पे होता है या राजनीति को किस तरीके देखते हैं? देखिए, ये स्पीकर का अधिकार है। जी जी। और स्पीकर ने किसी चीज़ों पर हमले हथियार का प्रयोग करते हुए उनको 2 दिन के लिए सस्पेंड किया। जी जी, वो अलग बात है। इस पर कोई ये विधानसभा की नियमावली और
का प्रश्न है, इस पर मैं कोई विवाद नहीं। हाँ, लेकिन प्रतिपक्ष नेता के तौर पे आपने उस मुद्दे को कहाँ तक बढ़ाने की कोशिश की, चाहे झांसी वाला मामला हो या बिजली के? झांसी वाला मामला तो उसी पर तो बहसें हो रही थी, जी जी। जिसको लेकर के उन्होंने सस्पेंड किया। अब विधानसभा कोई मंदिर या मस्जिद नहीं है जहां मौन होकर पूजा किया जाता है। यहाँ ये चर्चा का मंडप है, यहाँ विवाद होते ही रहते हैं, और विवाद में कहीं स्पीकर ने पाया होगा जी। कि ये नियमों से परे जा रहे हैं, तो उनको उन्होंने, या तो हम उन पर आरोप नहीं लगा मैं सकते। बिल्कुल आपसे सहमत हूं, पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन फ्लोर के बाहर जाकर के जनता के बीच में इस विवाद को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, बहस होनी चाहिए? देखिए, उसको लेकर के धरने हुए, हम लोगों ने बात किया वहाँ। अब इसके बाद वो पूरा सदन 4 दिन का था, एक दूसरे दिन बाहर उनको सस्पेंड किया। इसके बाद सदन में चर्चा के लिए और इसके लिए विवाद होता रहा और सदन स्थगित हो गया। पंडित जी, मुझे याद है 2009 में की बात है, ये मायावती की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने बैरिकेड लगा दिया था आपके समाजवादी पार्टी से। मुलायम सिंह अचानक हूटर बजाते हुए चले गए थे, उन्होंने बैरिकेड को तोड़ते हुए राजभवन तक पहुंच गए थे। विरोध की वो जो स्पिरिट होती थी वो मुलायम सिंह में थी। देखिए, मुलायम सिंह जी विरोध के प्रतीक रहे, बिल्कुल, और अन्याय के खिलाफ संघर्षशील रहे। उस समय मायावती जी का अन्याय चरम पर पहुंच रहा था। उस समय उन्हें एक संदेश देना था कि नागरिकों का, पार्टी कार्यकर्ताओं को, जनता के बीच में, कि सरकार के खिलाफ उठो खड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी सही करें, लेकिन वही प्रश्न वहां से शुरू। और इसीलिए उन्होंने हूटर बजा के जा करके, जबकि 4 लाख तमाम प्रतिबंध था इनका, उस प्रतिबंध को तोड़ते हुए वो हजरतगंज पहुंच गए थे। उन्होंने आंदोलन किया। उसी आंदोलन का प्रतिफल रहा कि पूरे सूबे में आंदोलन हुए, और मायावती जी का जो दबदबा था, पुलिस का जो दबदबा था, जो पुलिस का भय लोगों में था, वो भय दूर हुआ। पांडे जी, वही तो प्रश्न वहीं से शुरू होता है कि वो दौर 2009 का, वो दौर राजनीति जिसको आप चरम पे कह रहे हैं, क्रूरतम के तय, आज का राज सत्ता वो कैसे है उसके मुकाबले? देखिए, ये अब पार्टी का जो हमारा निर्णय है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ये सब जो निर्णय होता है, देखिए उस समय में इस समय में फर्क है, अंतर है। जो पीडीए आ गया है आपका, उसमें मुस्लिम बिल्कुल अलग है, जबकि मई में यादव और मुलायम सिंह एक साथ हुआ करते थे। ये जो चरित्र बदला है, उसके पीछे अचानक क्या बदलाव आया? देखिए, पीडीए पिछड़ा हुआ है। पीडीए माने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और इन सब में जो यह सरकार है, इनकी घोर उपेक्षा कर रही है। और इस सरकार तो अल्पसंख्यकों को अपना शत्रु समझ रही है। इसलिए ये संगठन बनाकर उनमें जागरूकता पैदा करना और उनको जागरूक बनाकर इस सरकार को हटाने की। लेकिन मुसलमान पीछे होता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। रामपुर में आजम बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। ऐसा नहीं है, मुसलमान पीछे नहीं हो रहा। हमारी पार्टी में सब मुस्लिम हैं। हमारी पार्टी में अगर ये होता, देखिए जो अभी चुनाव हुए हैं, मुस्लिम जो है हमारे साथ नहीं, पीडीए के साथ एक तरह से खड़ा रहा है, और उसी का परिणाम रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं ला पाई है, और उत्तर प्रदेश में तो बुरी तरह उसकी हालत हो गई। लेकिन जो रामपुर का जो जलवा हुआ करता था आजम का, वो बहुत कमजोर हो गया। ऐसा है, ये सरकार क्रूर और निर्दयी है। जानबूझकर उनके ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लिखाए गए और उन मुकदमों में फैसला कराया गया, और उस फैसले के आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त की गई। उनकी जमानत नहीं होने दी जा रही है छोटे छोटे मामलों में। तो ये सरकार अल्पसंख्यक के, मैंने पहले कहा, ये अल्पसंख्यक की, मुस्लिम की
वो अपना सत्य समझते, इसलिए उसको समाप्त करने की कोशिश करते। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या हम मान लें कि मुलायम सिंह की का ना होना काफी हमें कमजोर कर रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में कोई कमी नहीं है, ये अभी संघर्षशील है और हम लोग संघर्ष कर ही रहे हैं। आप रोज कहीं न कहीं कुछ न कुछ संघर्ष होता रहता है। अभी चाहे संभल का मामला रहा हो, चाहे बहराइच का मामला रहा हो, इन सब मामलों में समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उनको राहत दिलाने की कोशिश की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संभल में जो मारे गए थे, उन मारे गए लोगों को, परिवारों को 5-5 लाख रुपए का अनुदान दिया है। तो ऐसे कैसे है कि सब बहराइच और संभल की घटना को किस तरीके से देखते हैं? हम ये देखते हैं बहराइच की घटना और संभल की घटना एक सुनियोजित घटना है और वो समाज में जो पारस्परिक सद्भाव है उसको समाप्त करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। संभल और बहराइच दोनों में जो हादसा हुआ है उसमें आप मुसलमान को क्लीन चिट दे रहे हैं या हिंदू को क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, क्लीन चिट देने का मामला ही नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ ये प्रायोजित है तो उसमें किसको क्लीन चिट दिया जाए? तो उसका देखिए, उसमें वहाँ कुछ लोग थे उपद्रवी जिनको भाजपा ने प्रायोजित करके वहां रखा होगा। अब ये जो घटना है ये पुलिस की उदासीनता की घटना है। पुलिस अगर वहां पर्याप्त बल बहराइच में लगा दी होती तो अब वो लड़का जो कूद कर बहराइच में तो मैं खुद रिपोर्ट कर गया हूँ, वो तो 100% हिंदुओं की पराकाष्ठा थी। हिंदुओं को बिल्कुल। लेकिन संभल के बारे में जानना चाहता हूँ। संभल के बारे में अब वहाँ तो हिंदू मुसलमान तो कोई मामला नहीं है, वहाँ तो सरकार बना मुसलमान है ना। अच्छा, खुदाई शुरू कर दी, संभल हो गया, इधर उधर हो रहा है, तो खुदाई की सीमा कहाँ तक जाएगी? देखिए, अब ये कितना करेंगे, हम कैसे बताओ कि कितनी सीमा तक ले जाएंगे? ये तो सरकार की मर्जी है। ये तो पूरा आप समझते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तरह लोग खोद ही रहे हैं, जहाँ पा रहे हैं। देखिए, ये खुदाई नहीं है, ये खुदाई नहीं है। इनको जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो हमारे लोगों की शिक्षा की व्यवस्था है, सामाजिक समस्याएं हैं, देखिए अभी बता रहा हूँ, इससे दूर हटाकर सामाजिक समरसता को खराब करने की कोशिश है। जी। कोई निदान आपके पास? हमारे पास निदान है। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर और सबके विकास की बात करेगी। वहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, वो संवैधानिक व्यवस्था से काम होगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए वो लोग कानून भी बनाती रहती है। आपने कहा कि क्रूर के परम के स्थिति तक पहुंच गए ये सरकार, तो वो सरकारों के अफसरों के स्तर पे हुए, पुलिस के स्तर पे है, क्या ये चरित्र अचानक इस सरकार में बदल गया है या इसके पहले भी वही पुलिस और प्रशासन के अफसरों का? देखिए, पुलिस प्रशासन तो सरकार के द्वारा संचालित होता है जी। प्रशासन तो सरकार चलाती है। सरकार की जैसी इच्छा होगी, मंशा होगी, उसी के अनुरूप अधिकारियों को अपने पक्ष में ढालने की कोशिश करेंगे। जबकि इसके लिए रूल रेगुलेशन बने हैं, पुलिस रेगुलेशन बना है, आईपीसी बनी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना है, अब तो उसको बदल के दूसरा नाम कर दिया, एविडेंस एक्ट है। ये सारे एक्ट बने हैं संविधान के अंतर्गत। इन्हीं के अनुसार पुलिस को, प्रशासन को काम करना चाहिए। या कोई इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो मौखिक रूप से नहीं, कानून बदलकर इनको उस ढांचे पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो न कानून बदलते हैं, न नियम बदलते हैं, न लिखित कहते हैं। मौखिक रूप से अधिकारियों को दबाव डालकर उनको लालच में रख करके अपने हिसाब से काम कराते, चाहे वो कानूनी हो चाहे गैर कानूनी। पंडित जी, फिर इसके बाद तो जब आपकी सरकार आएगी तो इन अफसरों पर एक नया दायित्व आपका बहुत बड़ा हो जाएगा कि उन अफसरों ने क्या क्या करतूत की, आप कैसे निकलेंगे? देखिए, ये तो आने के बाद तय होगा ना। आज तो अभी तो अभी कुछ नहीं कह सकते। एक चीज बताएं, क्या पसपंदा बहुत भाजपा की तरफ दिखाई पड़ता है जैसा लोग बता रहे हैं? आपको क्या लगता है? पसमानदा मुसलमान? देखिए, ऐसा नहीं है। मुसलमान चाहे पसमानदा तो हो, चाहे आगड़ा मुसलमान हो, श्रवण मुसलमान जिसे कह सकते हैं, ये भाजपा की तरफ क्यों जाएंगे? जब भाजपा उन्हें जड़ से मिटाने की कोशिश कर रही है तो भाजपा के बारे में तो सोचते ही नहीं है। ये तो एक हवा बनाई जा रही है कि पसमानदा मुसलमान भाजपा की तरफ जा रहा है। अलीगढ़ के कुलपति ने एमएलसी के लिए यहाँ जो प्रयास किया है वो तो सबके सामने पता चल गया। देखिए,
बहुत से लोग हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए कहीं भी जा सकते हैं। आपकी समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी पार्टी में थे, अब आपकी पार्टी में हैं। देखिए वो तो ऐसा कोई सुरखाब का पर तो आपके यहाँ है या उनके नहीं यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। वो विचारधारा की लड़ाई है। उस विचारधारा में जिसमें लोग रहे, जी, जी। उस विचारधारा से वो संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए मेरे विचारधारा में आ गए। आप अजात शत्रु हैं, क्या मुझे बताएंगे कि कभी किससे कोई झगड़ा नहीं हुआ आपका जीवन नहीं, में? हम किसी से झगड़ा कभी नहीं नहीं, करते। मारपीट में नहीं, कुछ गुल्ली कभी डंडा, जीवन में भी नहीं। गुल्ली डंडा वगैरह खेलने में? कुछ खेल कौन सा पसंद करते हैं? हम हॉकी खेलते थे। हॉकी, वेरी गुड। कितने डी मारे आपने? हम बहुत टीमों में नहीं गए। वास्तव में मैं बचपन में खेलता रहा, लेकिन मैं बचपन से राजनीति में आ गया, तो फिर इंटर के बाद खेल वोल में नहीं रह गया, इसी राजनीति में उलझ गया। मार पड़ी पुलिस की? ना, पुलिस की मार तो उसमें पड़ी। कभी साथियों के साथ बातचीत करते ना वक्त? ना, कभी नहीं। मेरा कभी विवाद हुआ ही नहीं। शौक क्या है आपका? नहीं, हम किसी की बात, जो कोई कहता है, हम अगर उसकी बात हमें नहीं पसंद है, मैं मौन हो जाता हूँ, उलझता नहीं हूँ। शौक क्या है आपका? हमारा शौक पढ़ना है। मैं दिन रात पढ़ता रहता हूँ। दिन रात? क्या खास तौर से? देखिए, मैं ऐतिहासिक किताबें पढ़ता हूँ। कौन सा? अपने ग्रंथों को पढ़ा हूँ। इतिहास? मैं सांख्य दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ। क्या? मैं सभी दर्शन पढ़ा हूँ। मैं वेद तो संस्कृत में नहीं पढ़ पाया, लेकिन उनकी ऋचाओं का हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा है। मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, और धार्मिक ग्रंथों को काफ़ी गहराई से मैंने पढ़ने की कोशिश की है। लेकिन अब राजनीति में उलझने के नाते उन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा पा रहा है। अब राजनीतिक सवालों में ही दिन रात हम लोग उलझे रह जाते हैं। आप दर्शन शास्त्र के छात्र हैं, आस्ती और नास्ती दोनों पर जानते देखिए, हैं, तो ऐसा समाजवादी में क्या दिक्कत है और भाजपा में क्या दिक्कत है? देखिए, हम भाजपा में तो रहे नहीं, इसलिए भाजपा की दिक्कत को तो हम बता नहीं सकते। बाहर से जो है वो बता सकते हैं। समाजवादी पार्टी में विचारधारा की कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्पष्ट है। और हम लोग समाजवादी लोग भी धर्म के बारे में, देखिए, राजनीति दीर्घकाल, लोहिया जी कहते थे, दीर्घकालीन राजनीति धर्म हो जाता है। लोहिया जी ने एक बात और कही थी अपनी जर्मनी की महिला मित्र के बारे में, यून की शुचिता। ऐसा कोई आपके पास? नहीं, हमारे पास ऐसा जीवन में नहीं। तो पूरी तरीके से लोहियावादी आप नहीं? देखिए, हम लोहिया के विचारों को जी। के बारे में हम लोग पूरी तरह से उससे संबद्ध। लेकिन उस पक्ष को छोड़कर देखिए, अब कौन सा पक्ष है, आप क्या बात कर रहे हैं, अब इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या है छोटी जोत की समस्या, जिसमें अम्बेडकर जी ने बहुत देखिए, पूर्वांचल की बड़ी समस्या प्रारंभिक काल से ही, जब वो 5 ईयर प्लान में और प्रथम प्लान में, दूसरे प्लान में जो योजनाएं बनी, उसमें पूर्वांचल को उतना हिस्सा नहीं मिला जितना कि दूसरे हिस्सों को मिला। पर कैपिटा जो हमारा विकास का खर्च था वो उतना नहीं मिल पाया, इसलिए आज तक वो, और वैसे भी पूर्वांचल दैवीय आपदाओं से ग्रस्त रहता है। आप जानते हैं, दैवीय आपदाएं जो है हमारे गरीबी का कारण बन जाती हैं। वहाँ हिमालय के पहाड़ से नदियाँ आती हैं और नदियों से बाढ़ हो जाती है। हम बाढ़ के नाते सारी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है, इसलिए गरीबी बड़े पैमाने पर वहाँ शुरू से रही है, और उसको दूर करने का प्रयास, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो बड़े स्तर पर किया था। जैसे वहाँ घर का अभाव रहता था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोहिया आवास चलाया था गांव-गांव में। 3.5 लाख रुपया देते थे। आज ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 मिल रहा था, अब शायद बढ़ा के 1,70,000 कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने 3.5 लाख किया था। गरीब बच्चों के लिए पूरे प्रदेश के जो एक लैपटॉप नहीं खरीद सकते थे, समाजवादी पार्टी ने उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए लैपटॉप दिया था। गरीबों के लिए, मरीज एक जगह से दूसरी जगह अस्पताल नहीं जा पा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने 102 और 108 एम्बुलेंस दिया। कानून व्यवस्था के रक्षा के लिए 100 नंबर चलाया कि आप टेलीफोन करें 15 मिनट में पहुंच जाए। उससे कानून व्यवस्था की स्थिति में डकैती और ये राहजनी की घटनाएं कम हुई थी। तो समाजवादी यही नहीं किया था। समाजवादी पार्टी सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव ने पेंशन योजना चलाई थी।
पहली पेंशन योजना हमारे प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने चलाई थी और गरीब व्यक्तियों को उस समय 300 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से दिया था। किसान पेंशन योजना भी उन्होंने चलाई थी। माननीय अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन योजना चलाई। गांव में 58 लाख परिवारों को, 58 लाख लोगों को 500 रुपया महीना अखिलेश यादव जी ने दे करके उनको खुशहाली में लाने का प्रयास किया था। तो ये है माता प्रसाद पांडे जी। अगली बार फिर दूसरे मसले पर, दूसरे स्थान पर, किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लिए कुमार सर को इजाजत दीजिए।